नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। देखो, नॉर्वे में अभी हाल ही में संदिग्ध रूसी जासूसी वेल मृत पाई गई है। आपने सही सुना, ये एक ऐसी वेल है जो जासूसी करती थी रूस के लिए। अब ये किस प्रकार से होता था और क्या हमने कभी पशुओं का इस्तेमाल जासूसी करने के लिए किया है, ये सारी चीज़ें आज हमें पता चलेंगी। तो इस वेल की मृत्यु हो गई है। रूस की जासूस माने जाने वाली सफ़ेद बेलुगा वेल, व्लादिमीर नाम था इसकी मृत्यु हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 31 अगस्त को नॉर्वे के रिसाविका खाड़ी में मछली पकड़ने गए पिता पुत्र को वेल का शव तैरता हुआ मिला। 14 फीट लंबी है इस वेल की उम्र, लगभग 15 साल थी, वजन 1225 किलो था। इसके शव को क्रेन से निकाला गया। मौत की वजह पता नहीं चल पाई है। यहाँ बताया जा रहा है कि शायद किसी नाव से टक्कर होने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। शरीर पर हालांकि चोट के निशान नहीं मिले हैं। इसके पोस्टमार्टम के लिए इसको भेजा गया है। इसके बारे में दुनिया को पहली बार 2019 में ही पता लगा, जो रूस से 415 किलोमीटर दूर नॉर्वे के इंगोया द्वीप के तट पर देखा गया था। तब बेलुगा वेल इस इलाके में नहीं मिलती है, इसलिए इस पर नज़र रखी जा रही थी कि ये वेल यहाँ तो पाई नहीं जा रही है, पर ये यहाँ पे अचानक से दिखने क्यों लगी है। तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, मित्रवत जासूस बेलुगा वेल आमतौर पर समूहों में घूमती हैं या ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, उत्तरी नॉर्वे और रूस के आसपास के ठंडे आर्कटिक जल स्तर में रहती है। ठीक है, इसलिए जब 2019 में व्लादिमीर को पहली बार नॉर्वे के दक्षिणी तट पर देखा गया तो स्थानीय लोगों में उत्सुकता आई। व्लादिमीर के इर्द गिर्द रहस्य बढ़ता चला गया और फिर उसके बाद क्योंकि इसने हार्नेस एक पहना हुआ था जिस पर रूस के इक्विपमेंट सेंट पीट्सबर्ग लिखा हुआ था। मतलब इसके जो हार्नेस पे रूस का नाम लिखा हुआ था, रूस के जगह का नाम लिखा हुआ था, तब से सबको लगा कि ये जासूस है। वाकई जासूस था ये, अगर माना जाए इसको, तो यह एक दोस्ताना जासूस था। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में बेलुगा को नॉर्वे के कई तटीय शहरों में पानी में देखा गया है। बेलुगा ने कुछ हाथ के इशारों पर प्रतिक्रिया भी दी थी। मतलब ये बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट वेल्स होती हैं। इसके अलावा समुद्री जीव विज्ञानी सेबेस्टियन स्ट्रैंड ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि व्लादिमीर पूरी तरह से मानव संस्कृति के अनुकूल हो चुका था। इससे पता चलता है कि बेलुगा अपने जीवन के अधिकांश समय ये कैद में रह चुका है, क्योंकि वहाँ पे इसका इंटरेक्शन ह्यूमन बींग्स के साथ ज़्यादा था। इस वजह से लग रहा था कि कैद में रहा है ये। ठीक है, तो बेलुगा वेल्स, जैसे कि मैंने बताया, ये काफ़ी ह्यूमन सेंट्रिक रहती हैं। इनका रिलेशनशिप ह्यूमंस के साथ काफ़ी अच्छा है। वेल को करीब से देखने पर उसके गले में एक पट्टा देखा गया था। शरीर पर कैमरे के साथ मशीनें भी लगी हुई थी जिस पर रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम लिखा हुआ था। रूसी नौसेना को वेल को ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता था। यही वजह है कि इसे रूस का जासूसी वेल माना जाने लगा। व्लादिमीर के बारे में पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि ये जानवरों को जासूस बनाने वाली रूसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थी। हालांकि रूस ने कभी भी इसे माना नहीं। वेल को नॉर्वे में हाल में देखा गया था। इसके बाद वाल के और रूसी राष्ट्रपति के नाम को मिलाकर इसके सोशल मीडिया में व्लादिमीर बोला गया था। बेलुगा वेल आमतौर पर ठंडे आर्कटिक महासागरों में रहती हैं, लेकिन ये इंसानों के बीच आसानी से रह लेती थी। वह इंसानों के साथ डॉल्फिन की तरह खेलती भी थी। इसके अलावा खेलता भी था। उसके अलावा व्लादिमीर की हिफाजत करने वाले नॉर्वे की एक एनजीओ मरीन माइंड ने बताया कि पिछले कुछ सालों में उसे कई तटीय इलाकों में भी देखा गया। जल्दी पता चल गया कि उसका स्वभाव बहुत ही शांत हुआ करता था, तो मित्रवत थी ये। इसके अलावा वह हाथ के इशारे पर भी रिएक्ट करती थी। एनजीओ ने ये कहा कि व्लादिमीर को लोगों के साथ खेलना पसंद था। यहाँ बहुत सारे लोग उसको प्यार भी करते थे। मरीन माइंड ने कहा कि मरने से एक दिन पहले शुक्रवार को वह हमें आखिरी बार दिखी थी, तब वह सामान्य नजर आ रही थी। इसी वजह से हमें उसकी मौत की वजह जाननी चाहिए कि अगर टकराव हुआ होता तो कुछ तो असामान्य होता, है ना। इस वजह से मौत की वजह जाननी चाहिए। इसकी मौत समय से बहुत पहले हो गई। आमतौर पर एक बेलुगा 60 साल तक जीती है। इसके अलावा इसके शरीर पर कोई चोट के निशान भी नहीं है, ऐसा पता चल रहा है। अगर बात करें किसी और पशु का इस्तेमाल क्या हमने कभी जासूसी के लिए किया है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कबूतरों का इस्तेमाल न केवल अग्रिम मोर्चे पर संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था, पर इनके ऊपर छोटे कैमरे का इस्तेमाल किया जाता था जिससे जासूस बनती थी। जासूसी कबूतर दुश्मन की सीमा के ऊपर से उड़ते थे और उनके कैमरे नीचे की जमीन की तस्वीरें खींचते थे। इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम की एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी गति और प्रशिक्षण क्षमता का मतलब था कि ऐसे 95% मिशन सफल थे।
एक मशहूर कबूतर का नाम चेर अमी था, जिसका आखिरी मिशन 14 अक्टूबर 1918 को था, जिसमें उसने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में घेरे गए बटालियन के 194 सैनिकों को बचाने में भी मदद की थी। इसको दुश्मन की गोली से पैर और सीने में गोली भी लगी थी, लेकिन वह संदेश को अपनी मचान पर वापस लाने में भी कामयाब रहा, क्योंकि यह उसकी वजह से या वह उसके घायल पैर से लटक रहा था। बात यह भी है कि अगर आप देखते होंगे बहुत सारे कबूतर जनरली ये मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स पे ही क्यों घर बनाते हैं, और यहाँ पे ये कबूतर पेड़ों पे ज़्यादा क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि कबूतरों को बहुत सालों तक हमने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक इनको टेम करके रखा था, इनको यूज़ करते थे। बट फिर जब कबूतरों का जो पर्पस था हमारे लिए फुलफ़िल हो गया, फिर हमने उनसे दूरी बना ली। पर आज भी कबूतर वहीं रहते हैं जहाँ ज़्यादा इंसान रहते, क्योंकि डीएनए में उनके फिट हो चुका है। अपने मिशन के दौरान लगी चोटों के कारण चेरामी की 13 जून 1919 को मृत्यु भी हो गई। इसे अन्य मरणोपरांत पुरस्कारों के साथ फ्रेंच क्राइक्स डे ग्यूरे पुरस्कार भी दिया गया। कबूतर और दूसरे पक्षियों का इस्तेमाल आज भी जासूसी के लिए किया जाता है। शीत युद्ध के दौरान पश्चिम एवं सोवियत संघ दोनों ने अपने जासूसी कार्यक्रमों में विभिन्न जानवरों को शामिल करने की कोशिश की थी। जैसे कि अमेरिकी नौसेना ने 1960 के दशक में पनडुब्बियों और पानी के नीचे की खदानों को पता लगाने के लिए डॉल्फिन को प्रशिक्षित किया था। जासूसी में लाए जाने वाले सबसे अप्रत्याशित जानवरों में से शायद एक बिल्ली भी थी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने 1960 के दशक में क्रेमलिन और सोवियत संघों पर जासूसी करने के लिए सुनने वाले उपकरणों के साथ बिल्लियों को तैनात करने की भी कोशिश की थी। प्रोजेक्ट एकॉस्टिक किटी, जिसकी लागत लगभग $20 मिलियन थी। इसमें पशु चिकित्सकों ने बिल्लियों के कान की नलियों में एक माइक्रोफोन लगाया था, उनके सर पर आधार एक छोटी रेडियो ट्रांसमीटर लगाई थी, और उसमें उनके उनके फर में एक पतला तार प्रत्योपित किया था। परियोजना के अंततः अगर इसके अंतर्गत देखें छोड़ दिया गया। अगर हम बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट को, CIA ने अपनी बिल्ली के समान एजेंटों को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब बिल्ली है तो बेसिकली वो एनिमल ही ना, तो जो एनिमल है उसको आप कितना ही नियंत्रित कर लोगे। 2007 में ईरान ने कथित तौर पर एक परमाणु संवर्धन संयंत्र के पास 14 गिलहरियों को पकड़ा था, क्योंकि वे जासूसी उपकरण से लैस थी। इस घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है। भारत की अगर बात करें तो मई 2023 में मुंबई पुलिस ने एक कबूतर को हिरासत में लिया था। इसके पैर पे 2 छल्ले बंधे थे, जिन पर चीनी भाषा में शब्द लिखे थे। इस कबूतर को आखिरकार इस साल की शुरुआत में आज़ाद भी कर दिया गया। जब पता चला कि ये ताइवान का एक खुले पानी में दौड़ने वाला पक्षी है, तो भागकर भारत पहुंचा था। मार्च 2023 में 2 कबूतर, जिनमें से एक के पैर पर कैमरा लगा हुआ था, उसको ओडिशा के पुरी में जासूसी करने के संदेह में पकड़ा गया था। अगर बात करें पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जासूसी की स्थिति क्या है, देखो, परंपरागत रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की संप्रभुता का सम्मान करने की नींव पर बनाया गया है। हालांकि जासूसी इस सिद्धांत को चुनौती देता है, क्योंकि राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और कभी-कभी उसके घरेलू कानून इनका भी उल्लंघन होता है। राज्यों का तर्क है कि इस तरह की कार्रवाइयों उनके आत्मनिर्णय और के अधिकार को छीनती है। जासूसी में सीमा पार करने और दूसरे राज्यों में जो आंतरिक मामले हैं उसमें घुसपैठ करने की भी बात आती है। इससे गोपनीयता की आवश्यकता और राज्य की संप्रभुता के बीच में यहाँ पे तनाव पैदा होता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को उल्लेख दिया गया है, अर्थात जो भी सदस्य इसको साइन करते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग, धमकी या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य के साथ असंगत किसी भी अन्य तरीके से परहेज करेंगे। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बेलुगा व्हेल आमतौर पर समूह में घूमती हैं। ये ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, उत्तरी नॉर्वे और रूस के आसपास ठंडे आर्कटिक में मिलती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड।